पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी इज कॉनिकल पेंडुलम। ये डेरिवेशन अपन ने 11th में भी पढ़े थे एक जमाने में, याद करो, है ना। सो वी आर गोइंग टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम। आगे चल के फिर चैप्टर नंबर 5 में ऑसिलेशंस में वी हैव टू स्टडी सिंपल पेंडुलम आल्सो। चैप्टर 5 ऑसिलेशंस में सिंपल पेंडुलम भी आएगा। अभी फिलहाल में कॉनिकल पेंडुलम पढ़ते हैं। क्या होता है कॉनिकल पेंडुलम? तो दिस इज अ रिजिड सपोर्ट, ये सीलिंग है, छत है, और इससे एक धागा स्ट्रिंग हमने टांग दिया, एंड दिस इज द बॉब, BOB बॉब, यानी बॉल, चेंडू। सो दिस इज अ बॉल, ये एक बॉल है, इससे नीचे टांग दिया हमने, एंड नाउ वी विल पुल दिस बॉब टू वन साइड, लेफ्ट और राइट और एनी, एक्चुअली 3D में इमेजिन किए तो सर्कमफरेंस, यहाँ तक हम इसको खींच लेते हैं साइड में, तो ये रस्सी भी ऐसी हो जाएंगी, एंड फिर हमने इसको गोल घुमा दिया तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो इट विल डिस्क्राइब अ हॉरिजॉन्टल सर्कल लाइक दिस। Initially the bob was here and now we have pulled it aside। हमने बॉब को एक साइड में खींचा और फिर उसको, छत से बॉल टंगा हुआ है रस्सी से बांध के धागे से, हमने उसको एक साइड में खींचा और गोल घुमा दिया। तो जब वो गोल घूम रहा है, द बॉब इज परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एंड द स्ट्रिंग इज डिस्क्राइबिंग अ कोन, है ना। ये रस्सी जो है, स्ट्रिंग जो है, ये जब घूमती हुई दिखाई देगी तो ऐसा लगेगा कि इसने कोन बनाई है, एक आइसक्रीम कोन, इन्वर्टेड उल्टी कोन ऐसी वाली, और इसीलिए हम इसको कॉनिकल पेंडुलम कहते हैं। एंड ये उस हॉरिजॉन्टल सर्कल की रेडियस है r। लेट द हाइट ऑफ द कॉनिकल पेंडुलम बी स्मॉल h एंड द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल इज r। O is the center of the circle, and when the bob is in the displaced position, the angle made by it with the vertical is theta, which is also called the semi-vertical cone angle. Semi, half vertical, cone angle, semi-vertical cone angle। ऐसा वर्ड फिर से आने वाला है इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन चैप्टर में, तो वो बहुत आगे है। तो ये है फिर थीटा, एंगल बिटवीन द वर्टिकल लाइन एंड द डिस्प्लेस्ड पोजीशन ऑफ द बॉब। फिर इसके बाद जब ये गोल घूमता है तो लेट L बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन डिस्प्लेस्ड पोजीशन। फिर उसके बाद क्योंकि रस्सी हॉरिजॉन्टली, बॉब हॉरिजॉन्टली घूम रहा है, इट इज प्रोड्यूसिंग अ लिटिल टेंशन इन द स्ट्रिंग। लेट T डैश be the tension in the string। लिख लेते एक साइड में सब, है ना। h is the height of pendulum, height of conical pendulum। एक तरीका होता है ऐसा लिस्ट बना के रख देना और डेरिवेशन चालू कर देना, और दूसरा तरीका होता है लिखते लिखते बीच बीच में लाना, कंसीडर अ कॉनिकल पेंडुलम ऑफ हाइट h, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जिसको मालूम होता है कि डेरिवेशन में कौन कौन से टर्म्स आने वाले, वो लोग साइड में इधर लिख देते हैं। L is the length of the conical pendulum। सिर्फ मैं यहाँ पेंडुलम लिखता है ना, कॉनिकल लिखने में जगह स्पेस लगेगी। लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम। R is the radius of horizontal circle। ये सब तो हमको इजीली मालूम है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है T डैश। T डैश इज द टेंशन in the string in displaced position। पेंडुलम, पेंडुकुलम, पेंडुलम, अच्छा। टेंशन इन द स्ट्रिंग इन displaced position of bob। बस T is the tension, T dash is the tension in the string। We will resolve। अब आपको पता है कि अपनी आदत क्या है।
वी विल रिजॉल्व दिस टेंशन। सबसे पहले एक चीज ये कर लेते हैं, वेट है कि मानता नहीं, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट इज mg, m into g, where what is m? m is the mass of Bob, बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना। एक्चुअली बॉब यानी बॉल, चेंडू, मेरा अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में। g is acceleration due to gravity, theta is the semi vertical cone angle। अब बहुत डिटेल में नहीं लिखते, मेड बाय द डिस्प्लेस पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड द वर्टिकल, वो सब नहीं, एज शोन इन द डायग्राम। ये सबसे बढ़िया होता है। नाउ सी we can resolve this tension T dash into two perpendicular components। अपनी आदत के मुताबिक ये एक रखेंगे ऊपर लाइन और एक ये रखेंगे ऐसे, तो ये हो गए अपने दो कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स निकालना 11th में पढ़े थे हमने। ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा रहेगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंड ये जिधर थीटा उधर कॉस थीटा रहता है, तो उधर टी डैश कॉस थीटा आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कोई सोचेंगे कहाँ से आ रहा, तो अपन एक काम कर लेते उसके लिए थोड़ी देर के लिए कि पैरेललोग्राम बना लेंगे ऐसा, और ये ट्राइंगल एक बन गया, इसको नाम दे देते P, इसको नाम दे देते, ये काम करते इसको नाम दे देते X और इसको नाम दे देते Y। और वही अपनी आदत, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल में, ऑपोजिट Y। ये दिखता है अपने कैमरा में, कवर होता है, होता है, ओके। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट Y अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाली साइड है, और ये वाली साइड को तो हमने टी डैश नाम दिया, ये ब्लू वाली। टेंशन इन द स्ट्रिंग, रस्सी में टेंशन आ रहा है, तो दिस इज टी डैश। टी डैश क्यों दिए, टी क्यों नहीं दिए? क्योंकि टी से हम टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम बताएंगे। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम? टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट वन सर्कल इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। सो ये टी डैश हो गया, टेंशन टी डैश से और टाइम पीरियड टी से, तो दिस इज देयरफॉर y इज इक्वल टू टी डैश साइन थीटा। अब ये y है, इस y को अपन टी डैश साइन थीटा भी लिख सकते। अगर इसको टी डैश साइन थीटा लिख सकते तो नीचे वाले को भी लिख सकते। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो नीचे वाला ये क्या हो गया टी डैश साइन थीटा हो गया, समझ गए अपन। उसके बाद ये ब्लू वाली लाइन का नाम टी डैश है, हाइपोटेन्यूज जो है ये रस्सी का टेंशन बताती है ये वाली। नाउ सी कॉस थीटा लगा लेते हैं इसी में, कॉस थीटा इन दिस छोटा ट्राइंगल, cos theta is adjacent x upon hypotenuse t dash tension, therefore x is equal to t dash cos theta। x की जगह हम t dash cos theta लिखते हैं, और x वाली लाइन कौन सी, ये वर्टिकली अपवर्ड वाली t dash cos theta है, तो हम अब इसको मिटा देंगे और x की जगह क्या लिख देंगे t dash cos theta, और ये मिटा देंगे। आपको तो समझता है ये सब। ये हटा देंगे एंड वी नो यहाँ x लिखने के बजाय ये जो ऊपर जा रही है साइड नाम, दिस कंपोनेंट इज टी डैश कॉस थीटा। और अगली बार से हम याद रख लेंगे कि जब भी दो कंपोनेंट्स बनाए तो जिधर थीटा रहता है उधर हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा आता है, और जिधर थीटा नहीं रहता उधर हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा। तो ये टी डैश साइन थीटा आ गया और ऊपर वाला टी डैश कॉस थीटा। अब गोल घूमते समय बॉब जो है वो उधर क्यों नहीं भाग जा रहा राइट हैंड साइड की तरफ? क्योंकि एक फोर्स है जो उसको अंदर की तरफ खींच के रख रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स जो उसको बाहर नहीं जाने दे रहा। वो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन दे रहा है? टी डैश साइन थीटा दे रहा है। रस्सी में जो टेंशन है, जो बांधा हुआ है रस्सी में टेंशन आ रहा है, और उस टेंशन के कारण रस्सी बोलती है मुझ पे टेंशन आ जाए तो चलेगा, लेकिन मैं बॉल को इधर नहीं भागने दूंगी।
तो रस्सी का टेंशन का एक कंपोनेंट, एक भाग, एक हिस्सा वो रस्सी को अंदर खींचे रखता है, बाहर नहीं भागने दे रहा। अगर ये रस्सी टूट जाएंगी ना तो बाहर भाग सकता है, ये वैसे टेंजेंशियल भागेगा। उसके बाद ये रस्सी टी डैश कॉस थीटा नीचे क्यों नहीं गिर जा रही? जब mg वेट उसका नीचे खींच रहा है, बॉब का, बॉल का, चेंडू का वेट उसको नीचे खींच रहा है, तो बॉल नीचे क्यों नहीं गिर जा रहा? क्योंकि रस्सी में टेंशन है, रस्सी में तनाव है, और वो उस तनाव के कारण इसको ऊपर भी एक फोर्स लगा रही है टी डैश कॉस थीटा। वो फोर्स दिखाई नहीं देता है बट वो है, उस बॉल को नीचे नहीं गिरने दे रहा वो। ये हम इमेजिन करना है हमको। तो टी डैश कॉस थीटा जो है ये रस्सी को नीचे नहीं गिरने देता। कौन सा फोर्स ज्यादा है? टी डैश कॉस थीटा ज्यादा है या mg ज्यादा है? दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में ऑपोजिट है। अगर टी डैश कॉस थीटा ज्यादा होता था तो टेंशन के कारण तो ये ऊपर भाग जाता था बॉल, लेकिन ऐसा हो रहा नहीं और नीचे भी गिर नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शंस ऑपोजिट है। और आपको अपने डायग्राम में भी शो करना है कि जितना लेंथ आपने mg के लिए बनाया है उतना ही लेंथ आपको टी डैश कॉस थीटा के लिए भी बनाना है। क्योंकि वी नो इन फिजिक्स, इन वेक्टर नोटेशंस, हम क्या करते हैं, जितना एरो का लेंथ रहता उतना मैग्नीट्यूड रहता। लंबा एरो यानी ज्यादा वैल्यू, छोटा एरो यानी कम वैल्यू। तो जितना टी कॉस थीटा का एरो का लेंथ दिए जितने सेंटीमीटर्स, उतने ही सेंटीमीटर्स mg का भी एरो देंगे। अगर mg का एरो लंबा होगा इसका मतलब ये ज्यादा हो जाएगा और डेरिवेशन गलत होगा, और ये अगर ज्यादा लंबा एरो हो गया तो गलत हो जाएगा। चलो अब काम की बात करते हैं। तो लेट अस सॉल्व द डेरिवेशन। यहाँ से हम अपना डेरिवेशन चालू करते हैं। बाकी सब चीजें लिखना तो आपको आता है, आपको पता है मैं शरीर नहीं लगाता, आत्मा लिखता हूँ डेरिवेशन में। तो चलो आत्मा स्टार्ट करते हैं। द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉब इज प्रोवाइडेड बाय टी डैश साइन थीटा। एंड सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर बाय r या mr ओमेगा स्क्वायर भी होता है। तो मैं mv स्क्वायर बाय r लिखता, फिर उसको mr ओमेगा स्क्वायर कर देता हूँ। This is the formula for centripetal force. v is equal to r into ओमेगा होता। इसके पुराने डेरिवेशन में कर लिया अपन ने ऐसा, v is equal to r into ओमेगा होता है। t डैश साइन थीटा is equal to m, डायरेक्ट लिख दो, r स्क्वायर होगा या ठीक है, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, एक कैंसिल हो गया। t डैश साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। हमने ओमेगा को क्यों बीच में लाया? v से काम क्यों नहीं चलाया? हाँ, ये बात तो सही है कि ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द बॉब। बट किंतु लेकिन परंतु जब बॉब घूम रहा है तो उसमें लीनियर वेलोसिटी भी है, भले थोड़ी थोड़ी रहती लीनियर, यहाँ से यहाँ तक सीधा चला फिर मुड़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक सीधा चला फिर मुड़ा, फिर इतना सा सीधा चला, थोड़ा थोड़ा तो सीधा चल के मुड़ रहा है ना वो, तो लीनियर वेलोसिटी तो है उसमें। फिर हमने ओमेगा क्यों लाए? क्योंकि याद करो उस दिन को, जिस दिन अपन ने पढ़े थे t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। पता है ये कहाँ से आता? सबको मालूम है? अपन ने लिखे थे स्पीड इज इक्वल टू, एक चक्कर जब घूमता है तो डिस्टेंस कितना चलता है? 2 पाई अपॉन एक चक्कर घूमने को लगने वाला टाइम t। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फिर अपन ने लिखे थे t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू r अपॉन v, और अपने को मालूम है v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो v अपॉन r क्या होगा? ओमेगा, और r अपॉन v क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ओमेगा। तो t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v की जगह हम 1 अपॉन ओमेगा लिखेंगे, और t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होगा। और अपना डेरिवेशन किस लिए निकाल रहे हैं अपन? टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम। टाइम पीरियड के लिए हमको t मांगता है और t के लिए ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा की जगह फिर हम हिसाब से रख देंगे 2 पाई अपॉन t और हमको t मिल जाएगा। इसलिए हमने सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला जो है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर वाला रखे है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर वाला नहीं रखे। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ उसके बाद t डैश cos थीटा बैलेंसेस द वेट ऑफ द बॉब mg। तो यहाँ पर t डैश cos थीटा इज इक्वल टू mg। इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, ये सब लिखते नहीं अपन, कर सॉल्व कर लेते।
तो दिस इज टी डैश साइन थीटा, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गया। LHS से LHS डिवाइड, RHS से RHS, टी डैश साइन थीटा, सॉरी टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, mm will get cancelled, t dash also will get cancelled, and we are left with tan theta is equal to r omega square upon g। तो ओमेगा स्क्वायर के लिए रीअरेंज कर लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g tan थीटा अपॉन r। ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g tan थीटा अपॉन r। अब t इज इक्वल टू क्या होता है हमको मालूम है, तो ठीक है कहाँ सॉल्व करते हैं, इधर दिखता है, इधर का भी पूरा बोर्ड कवर हो जा रहा क्या? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा कैमरा है। हाँ तो ऑल राइट, ओमेगा इज रूट जी tan थीटा अपॉन आर। वी कैन राइट, पहले थोड़ा सा इससे खेल लेते फॉर्मूला से। हाँ, जी tan थीटा अपॉन आर है, तो हम क्या करते हैं, tan थीटा को फिर से तोड़ देते हैं, ऐसा कर देते, जी साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा। ऐसा करने से क्या होगा? अच्छा चलो एक काम करते हैं, आर की जगह क्या लिख सकते हैं ये देख लेते हैं पहले। लुक एट द डायग्राम। इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, बड़ा वाला ओ, इसको नाम दे दो कुछ P, और ये Q। इन द राइट एंगल ट्राइंगल क्या बोलते हैं आप इसको? POQ, OPQ। इन द राइट एंगल ट्राइंगल OPQ, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये वाला थीटा इस बार, छोटू नहीं, ये छोटा ट्राइंगल नहीं, बड़ा ट्राइंगल, थीटा साइन थीटा विल बी R अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो L, देयरफॉर L साइन थीटा इज इक्वल टू R। तो R की जगह हम क्या लिख सकते हैं? L साइन थीटा। तो इस R की जगह देखो हम क्या लिख रहे हैं, इस R की जगह चाहे तो हम यहाँ पहले काम करते हैं, ये तो लिख लिया R, इसकी जगह ये R की जगह L साइन थीटा लिख देते हैं। अब ये साइन को कैंसिल करने के लिए हम इस G को बोलते हैं G साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, या अपॉन लिखो, अपॉन L साइन थीटा। साइन थीटा एंड साइन थीटा गेट्स कैंसल्ड। ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा? G अपॉन कॉस थीटा, और ये G अपॉन कॉस थीटा अपॉन L, कुछ नहीं है ना, सबका मालिक एक, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा G अपॉन 1 बाय L हो जाएगा, और L cos थीटा हो जाएगा, ये तो आपको L cos थीटा। बट किंतु लेकिन परंतु L cos थीटा क्या हो सकता है? तो ये देखो इसी ट्राइंगल पे OPQ में cos थीटा लगाते हैं, तो एडजेसेंट H अपॉन हाइपोटेन्यूज L, ये साइड का नाम L भी तो है ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाता है? L cos थीटा। तो L cos थीटा की जगह हम क्या रख देंगे? H। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट H अपॉन, सॉरी G अपॉन H। एंड अब हम लगाएंगे वी नो दैट, थोड़ा अच्छा स्टाइल में लिखेंगे, कुछ भी जो आता है तो वी नो T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई की जगह रूट G बाय H अपॉन ओमेगा, सॉरी 2 पाई अपॉन, सॉरी 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा विल बी रूट G अपॉन H, और इसको मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे तो इट विल बिकम T इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय रूट H बाय G, ये हो गया। दिस is the final step of our derivation। ये थैंक यू कौन सा वाला है? छुट्टी वाला है क्या? लेकिन टाइम है भी 10 मिनट्स। T is equal to 2 pi root H by G। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ द सिंपल पेंडुलम।
जितना लंबा कॉनिकल पेंडुलम, जितना लंबा कॉनिकल पेंडुलम रहेगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको एक चक्कर घूमने के लिए. टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ द पेंडुलम एंड टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जहाँ ग्रेविटी कम रहेंगी वहाँ टाइम ज्यादा लगेगा और जहाँ ग्रेविटी ज्यादा रहेंगी वहाँ टाइम कम लगेगा. व्हाट अबाउट स्पेस? स्पेस में तो अपैरेंट ग्रेविटी जीरो होती है तो टाइम पीरियड विल बी इंफिनिटी. उसके बाद यानी ये कॉनिकल पेंडुलम वहाँ काम नहीं करेगा. और दूसरी बात ये है कि ये वाली जो स्टेप है ना, t इज इक्वल टू अपन यहाँ h अपॉन g लिखे, h की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, l cos थीटा. कौन सी स्टेप थी वो, ये वाली. तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कहीं पर कोने में t इज इक्वल टू रूट h अपॉन g, ये भी सही है. और t इज इक्वल टू h की जगह l cos थीटा अपॉन g, ये भी सही है. क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कभी कभी ये L दे देते वो लोग तो हमको इसका काम पड़ता है. और कभी कभी तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऐसे भी बनाए हैं कि जिसमें हमको पाइथागोरस लगाना पड़ता है और लिखना पड़ता है L इज इक्वल टू H और R क्या लगेगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. तो H की जगह क्या लिखेंगे फिर हम, H इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. समझे, डायरेक्ट लिख दिया मैंने. L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर विल बी H स्क्वायर, H इज इक्वल टू. तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में पाइथागोरस का भी यहाँ काम पड़ जाता है. तो हम समझ जाएंगे टाइम पर, जो जरूरत पड़ेगी हम लगा लेंगे. तो ठीक है, दैट वाज द डेरिवेशन. और बोर्ड एग्जाम में इससे पहले क्या पूछा गया था, द टाइम पीरियड ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम इज गिवन बाय. नहीं अभी रहने दो ना, लिखेंगे थोड़ा सा, एक दो बातें बोल देता हूँ फिर बंद कर देंगे. सो द टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम इज गिवन बाय, बोर्ड एग्जाम में क्या आया था और करेक्ट ऑप्शन क्या था, t इज इक्वल टू 2 पाई की जगह मैं 4 पाई लिख सकता. रूट, और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ आया था शायद 4l cos थीटा बाई g, शायद ऐसा कुछ आया था ऑप्शन. 3 रॉन्ग ऑप्शंस आए थे और एक करेक्ट ऑप्शन था. तो करेक्ट वाला ही, बाहर 4 है तो अंदर 4 है तो बाहर जाके 2 ही हो जाएगा. और या तो फिर मुझे अच्छे से याद नहीं है, पाई 4l cos थीटा बाई g ऐसा कुछ तो भी दिए थे, या यहाँ 4 दिए थे और यहाँ 2 दिए थे, ऐसा कुछ तो भी शायद. सॉरी, यहाँ क्या हो जाएगा, अगर इसको 4 दे दिए तो यहाँ के 2 हो जाएगा, 4 से ये 2 हो जाएगा और ये वही बन जाएगा. ऐसा कुछ तो भी दिए थे. यानी फिजिक्स वालों की आदत होती है कि वो सीधा ऑप्शन नहीं देते, वो ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछते हैं. फिजिक्स का हर साल का पेपर ऐसा ही होता है कि उसमें क्वेश्चंस जो है लॉजिक बेस्ड होते हैं, ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं. फिजिक्स इज कॉल्ड द किंग ऑफ साइंस और एंड इट इज फुल ऑफ लॉजिक. बाकी सब्जेक्ट्स में भी होता है लॉजिक. चलो ठीक है, अब इसको बंद कर दो ये लेक्चर को.